बोर्ड्स का एग्ज़ाम वो मेरा काफ़ी अच्छा गया था। और जो मैंने प्री बोर्ड्स में स्कोर किया था वो मेरा स्कोर था 77 आउट ऑफ 80 इन हिस्ट्री एंड सिविक्स, एंड इन मेन बोर्ड्स 78 आउट ऑफ 80 इन मेन बोर्ड्स 2026। तो मैं भी आपको इस वीडियो में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि आप भी उसे कवर कर सकें और पढ़ सकें, जिससे कि आपके भी मार्क्स और अच्छे हैं और आपके भी परसेंटेज बूस्ट कर जाएं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सबसे पहले देखो, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई है वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर किया है। उसमें मैंने कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिसे आप पढ़ करके आपके भी अच्छे अच्छे मार्क्स ला सकते हो आप भी। ठीक है, और देखो, जिस सबसे इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कॉजेज इंपॉर्टेंट होते हैं, कंसिक्वेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं और कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो हमारा जो थर्ड चैप्टर है मूवमेंट, इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट है, देखो इसमें देखो पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको ये डेट देखनी पड़ेगी कब से ये स्टार्ट हुआ है। तो ये होता है कि 1885 से ये स्टार्ट होता है और 1907 में ये एंड होता है। उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है असर्टिव नेशनलिस्ट का फेज चालू हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट फेज है वो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या था कि जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट, उनके बारे में बताना पड़ेगा ना कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो कैसे थे। वो देखो, तो जो हमारा जो पहला पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं इसको। इसमें है कि द अर्ली नेशनलिस्ट हैड फेथ इन द सेंस ऑफ जस्टिस, फेयर प्ले, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ब्रिटिश। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जिसमें क्या था कि जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे उनका बिलीफ ये था कि वो मतलब ब्रिटिशर्स पे काफ़ी बिलीव करते थे। जो हमारा फिर सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि इट वॉज दियर होप दैट द ब्रिटिश वुड ग्रेट होम रूल टू इंडियंस, ग्रांट होम रूल टू इंडियंस। तो मतलब उनका क्या बिलीफ था अर्ली नेशनलिस्ट का कि ब्रिटिश उनको होम रूल देंगे इंडिया का। फिर उसके बाद दे रिलाइड ऑन द सोलोमन प्लेजेस। ठीक है, वो सोलोमन प्लेजेस पे फेथ करते थे, मतलब भरोसा करते थे कि जो ब्रिटिश बनाएगी वो अच्छा ही बनाएगी। तो जो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड और जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं और आपको कौन सा मतलब कि लर्न हो रहा है। देखो, लर्नेबल जो आपको होगा आप वही पॉइंट करिएगा, ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ आप वही करिएगा। ठीक है, जो आपको याद हो अच्छे से, जो आपको मतलब ऐसे आपके रिकॉल होता रहे वो आप पॉइंट आराम से करिएगा। ठीक है, उसके बाद जो मैंने जो किया था, मैंने किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो मेरा ये फिफ्थ सिक्स पॉइंट है इसको मैंने कवर किया था। देखो, मैंने इसे हाइलाइटर से अच्छे से मार्क करके रखा ताकि ये मैं आपको भी बता सकूं। और जो इसका मैंने फोटो ले लिया अच्छे से। उसके बाद क्या है इसमें डिमांड ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। हाँ देखो, डिमांड भी इम्पोर्टेंट था। ये देखो, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स था, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म था। एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म के बाद मिलिट्री नहीं, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो, हाँ, डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें आप रिफॉर्म्स को ज़रूर करिएगा क्योंकि रिफॉर्म्स आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि जो हमारा थर्ड चैप्टर है ना, इसमें आपको रिफॉर्म ज़्यादा पूछा जाएगा। और जो कंट्रीब्यूशन से, जैसे दादा भाई नौरोजी के, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के, ऐसे पूछा जा सकता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। उसके बाद सेकंड में देखो, ये सब मैं पढ़ के गया था इसलिए मुझे पेपर में काम आया और मुझे ये एंड तक याद भी रहा। देखो, आप इसको रिकॉल करते रहोगे ना तो आपको याद होता रहेगा। ये आप ऐसे कभी नहीं भूलोगे कि आपको कभी मतलब आपके दिमाग से ऐसे स्किप भी नहीं होगा कभी पेपर के समय। तो इसमें जो मैंने हिस्ट्री में रिकॉल करता रहा। मैं देखो सबसे ज़्यादा प्रेफर करता था बुक रीडिंग। मैं एक ही बुक पे टिका रहा और दूसरे बुक पे कभी नहीं गया। तो आप क्या है कि आप एक ही बुक की रीडिंग करिए, बार बार रीडिंग करिए और उसे रिकॉल करते रहिए, आपके भी पेपर में काम आएगा। तो ठीक है, जो पहला पॉइंट है हमारा वो है एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बोथ एट द सेंटर एंड इन द प्रोविडेंस। ठीक है, ये सब मैं ये सब लर्न करके गया था पेपर में, तो ये मेरे काम आया था। देखो, फर्स्ट सेकंड और जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है, देखो 3 पॉइंट्स हो गए मेरे। तो 3 पॉइंट्स तो मेरे को इतना पता है कि जो 3 पॉइंट है वो मेरे लिए काफ़ी सफिशिएंट है। आप चाहें तो 4th पॉइंट कर सकते हैं इसमें, जैसे इंक्रीज इन द मेंबरशिप। मैं देखो 3 पॉइंट से करके गया था, तो लेकिन ऐसा पेपर में कुछ नहीं हुआ था कि आया था। लेकिन फिर भी आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि
2027 का कुछ नहीं पता सकता है, क्योंकि अगले देखो जो 2024 का पेपर था वो था 25% कॉम्पिटेंसी बेस्ड। देखो 2026 का हम कुछ नहीं बता सकते हैं, 2027 का हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो इसमें देखो आप पॉइंट सेकेंड, थर्ड एंड आप फिफ्थ पॉइंट कर सकते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट काफी लंबा है, तो जो आपको लर्न हो वही करिए, ठीक है। उसमें क्या था, उनकी क्या क्या डिमांड्स थी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइस रॉय एंड दोज ऑफ द गवर्नर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैं काफी लर्न करके गया था और मैं इसे बार बार रिकॉल करता था, रीडिंग करता जाता था, इसलिए मुझे काफी दिक्कत नहीं होती थी इसमें। तो उसके बाद देखो अब जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हाँ, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या था उनका, मतलब अर्ली नेशनलिस्ट का क्या रिफॉर्म था, मतलब क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या क्या किया था कि रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स, ठीक है, अगेंस्ट अनजस्ट डिमांड्स ऑफ जमींदार्स। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप जरूर करिएगा, रिडक्शन एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी। यही हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट और जो असर्टिव नेशनलिस्ट, ये दोनों की डिमांड क्या था कि वो अपनी ब्रिटिश आर्मी में जो एक्सपेंडिचर है उनका वो कम करें। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है एन इंक्वायरी इनटू इंडियाज ग्रोइंग पॉवर्टी एंड फेमाइन, ठीक है। ये भी उनका मतलब मेन पॉइंट था कि वो इंडिया में जो पॉवर्टी ग्रो कर रही है उसमें भी इंक्वायरी बैठाया जाए। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट टू पीजेंट्स थ्रू एग्रीकल्चरल बैंक। जो मैंने पॉइंट किया था, देखो जो मेरा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, तो इसे मैं ऐसे सीरियल वाइज याद किया था, जिससे मुझे पेपर में काफ़ी इजी हुआ था। उसके बाद देखो लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, मैं इसे भी पढ़ के गया था, तो जो मेरा ये है टोटल एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड ड्यूटी ऑन शुगर्स, ठीक है, ये भी है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड है इसमें आप जरूर करिएगा। इसमें देखो सबसे पहले रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट एंड लाइसेंस एक्ट, जो कि हमारे उसमें होता है, जो लॉर्ड लाइटन उसको रिपील करते हैं, ठीक है। जो आर्म्स एक्ट और लाइसेंस एक्ट को लॉर्ड लाइटन क्या करते हैं, उसको रिपील करते हैं, मतलब हटाते हैं। उसके बाद क्या है, वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन द हायर ग्रेड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारा फोर्थ, फिफ्थ और जो सिक्स्थ और सेवेंथ, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ये देखो आपको काफ़ी इजी लर्न हो जाएगी, इजी है लर्न करने के लिए। उसके बाद जो हमारा डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स है, इसमें जो हमारा होगा पॉइंट होगा, इसको आप तीनों करिएगा। देखो इसमें 3 ही पॉइंट है, तो आप तीनों पॉइंट ही करिएगा। इसमें देखो आपको क्या है, जैसे पेपर है ना, तो लर्न तो करना पड़ेगा, और उसको रीड आप बार बार रीड करेंगे ना, तो आपके दिमाग में वैसे भी वो बैठ जाएगा, आपके दिमाग से कभी स्किप नहीं होगा। मैं भी इसको प्रेफर करता था, जब भी मैं पेपर देने जाता था उसके पहले मैं जैसे गैप होता था हमारा, तो मैं प्रिपरेशन के लिए हमेशा अपनी बुक रीड करता था और ऐसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करता था, जैसे MCQs। मैंने जैसे एजुकार्ट की बुक मेरे पास है, लेकिन मैं उससे प्रेफर नहीं किया, क्योंकि देखो जो हमारी बुक में है ना वो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। जो हमारी ये वाली बुक है तो वो सब कुछ क्लियर है। ये वैसे मेरे 1 साल पुरानी एडिशन है, जो अभी नई आई है, उसे आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन में, आपको और सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एबोलिशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एंड रिस्टोरेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज, ये सेकंड पॉइंट है। देखो फर्स्ट, सेकेंड और ये जो थर्ड पॉइंट है, रिस्टोरेशन ऑफ राइट टू असेंबल एंड टू फॉर्म एसोसिएशन, उनकी क्या क्या डिमांड थी वो आप मेंशन करिएगा कि डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स में क्या क्या था। उसके बाद जो मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, अब इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जा सकता है कि जो हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे और जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस था, तो वो आपको 4th चैप्टर में मिलेगा, तो उसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो जो हमारा मेथड ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट है, उसमें जो हमारा वो क्या था कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो काफ़ी प्रैक्टिकल थे, जो वो ना उनका एम था कि वो अपने मतलब एम को ग्रेजुअल प्रोसेस से विन करें, ठीक है। उसके बाद दे डू नॉट एम एट हाई डिमांड्स, वो हाई डिमांड में मतलब एम नहीं था उनका हाई डिमांड का, क्योंकि उनको एक डर था अंदर से कि वो मतलब जैसे ब्रिटिश उनसे नाराज ना हो जाए, इसलिए वो ना कि लीस्ट रेजिस्टेंस वाली लाइन को फॉलो कर रहे थे, मतलब उनसे अपोजिशन नहीं करना था उनको, इसलिए वो ऐसे आप उनको मेंशन कर सकते हैं कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनका क्या एम था। उसके बाद उनको क्या कहते हैं कि जो वो
पॉपुलरली किस नाम से जाने जाते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड को वो फॉलो करते थे। जो मेथड वो फॉलो करते थे यूज किया करते थे उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड। आपको कभी कभी ऐसा पेपर में घुमा के पूछा जा सकता है कि मतलब उनका मेथड के नाम बताइए, अर्ली नेशनलिस्ट के मेथड का नाम बताइए, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और सेकंड ऑब्जेक्टिव में आप देखो, मैं जो करके गया था मैं आपको सही से बता रहा हूँ। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है इसमें का, और जो सेकंड पॉइंट है, और जो हाँ फर्स्ट सेकंड, और इसमें से सेकंड ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये फर्स्ट नंबर, इसको मैं बस पढ़ के गया था। इतना सारा मैं ऑब्जेक्टिव को नहीं पढ़ के गया था, क्योंकि देखो हमारे दिमाग से कभी कभी स्किप हो सकता है ये। ठीक है, क्योंकि जो मैंने प्रेफर किया था, तो मैंने देखो फर्स्ट किया था, सेकंड, और उसके बाद जो ये वाला फर्स्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ये वाला। ठीक है, उसके बाद क्या था कि उनका वो मीटिंग किया करते थे उसमें, जिसमें वो पॉपुलर डिमांड्स को रिप्रेजेंट किया करते थे ब्रिटिशर्स के सामने। उसके बाद वो क्या किया करते थे, वो ब्रिटिश की गवर्नमेंट पॉलिसीज को वो क्रिटिसाइज करने के लिए प्रेस का यूज़ किया करते थे। उसके बाद दे मेड यूज ऑफ 3 पीस, तो वो 3 पीस का यूज करते थे। देखो ये आपको कभी कभी पेपर में घुमा के पूछा जा सकता है कि 3 पीस क्या थे अर्ली नेशनलिस्ट के, तो आपको क्या लिखना है, प्रेयर, पेटिशन, उसके बाद प्रोटेस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसमें 3 पीस पूछा जा सकता है, तो प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो आपका है, उसके बाद अचीवमेंट्स बताना है। आप अचीवमेंट्स पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं जो पढ़ के गया था वो था मेरा ये फर्स्ट पॉइंट, और जो मेरा पॉइंट कहाँ गया, डियर पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म। हाँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट देखो, और सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट ये मैंने पढ़ के गया था। और उसके बाद जो मेरा हाँ, तो उसके बाद देखो जो एक और उनकी जो अचीवमेंट थी, उन्होंने क्या किया था, द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1886। ठीक है, उन्होंने क्या पब्लिक सर्विस कमीशन के अपॉइंटमेंट को इंडिया में क्या लॉन्च किया था। उसके बाद द रेजोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन को क्या किया था कि पास करवाया था 1893 में फॉर साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन। इसको आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट एम हो गया, सेकेंड एम हो गया, और ये थर्ड एम हो गया। मैं करके गया था वो था मेरा 4 पॉइंट्स। ठीक है, जो मैं पूरा पढ़ के गया था वो मेरा पूरा 4 पॉइंट्स था। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। आप पढ़ सकते हैं इसको आप चाहें तो। उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, मतलब ये नहीं पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन हाँ ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास हाँ, अब यहाँ पास दादा भाई नौरोजी की बात आ गई है। तो इसमें दादा भाई नौरोजी का देखो, डेट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि उनको क्या किस नाम से जाना जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसको मतलब पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू में, वो इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो आप इसमें बता सकते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, उनकी बायोडेटा है, ये सब नहीं पढ़ा है। और उसके बाद जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने पहला इंडिया अनऑफिशियल एम्बेसडर थे वो। उसके बाद 1865 में उन्होंने फाउंड किया था लंदन इंडिया सोसाइटी को इन कोलैबोरेशन विद WC बनर्जी। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड है हमारा रोल इन द कांग्रेस, तो आपको पता ही है, जो मैंने फर्स्ट पेज में आपको बताया था कि दादा भाई नौरोजी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। तो उनका जो वो थ्राइज मतलब 3 टाइम्स वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट किए थे एज अ प्रेसिडेंट, फिर 1886 में, 1893 में और 1906 में। ऐसा आपको कभी पूछे तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि ही रिप्रेजेंटेड ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट थ्राइज इन द कांग्रेस रिस्पेक्टिवली। ऐसा आप डेट लिख सकते हैं, डेट मेंशन करके। उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक इल्स को भी क्या किया था, इकोनॉमिक इल्स को भी अपनी बुक में मेंशन किया था। इसमें उनकी बुक का नाम आप याद कर लीजिएगा, उसमें होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद ड्रेन थ्योरी एक और बुक थी उनकी, इस फेमस बुक। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले को भी आप करिएगा। उसमें से उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड।
उसके बाद हाँ, ये वाला आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ये फर्स्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड है इसको आप ज़रूर करिएगा। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी उन्होंने फाउंड किया था 1905 में, ये डेट आप ज़रूर याद करिएगा। उसके बाद रोल एज अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ ताकि आपको भी लेट ना हो, आप इसको ऐसे फास्ट करके देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें।